डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अमेरिका ने दिया संकेत, उद्देश्य युद्ध के उद्देश्य बदल सकते हैं। कहा ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकने का टारगेट पूरा। नाटो से रिश्तों की करेंगे समीक्षा। कमर्शियल एलपीजी के दाम बढ़े। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में 195 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी। घरेलू एलपीजी दरों में नहीं हुआ कोई बदलाव। पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर। धार भोजशाला विवाद पर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। नालंदा के शीतला माता मंदिर में भगदड़ पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने किया मुआवजे का ऐलान। 8 लाख रुपए का मुआवजा का ऐलान। 9 श्रद्धालुओं की हुई है मौत, कई लोग घायल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का रुख करके, जहां युद्ध के उद्देश्य बदल सकते हैं। यूएसए से संकेत आए हैं। ट्रंप बोले युद्ध 2 से 3 हफ्तों में खत्म हो सकता है। ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकने का टारगेट पूरा। हॉर्मुज खुला रखना दूसरों की जिम्मेदारी। ईरान पर 24 घंटे में इजरायल के 230 हवाई हमले। अमेरिकी विदेश मंत्री बोले नाटो से रिश्तों की समीक्षा करेंगे। हॉर्मुज जल जमरू मध्य से तेल खुद हासिल करेंगे सभी देश। ट्रंप बोले ट्रंप ईरान जंग पर देश को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें, अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध में तनाव बढ़ने के बावजूद वाशिंगटन से संकेत मिल रहे हैं कि युद्ध के उद्देश्य बदल सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि ईरान को समझौते के लिए सहमत होने की जरूरत नहीं है और अमेरिकी सेना 2 से 3 हफ्तों में मध्य पूर्व से निकल जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि अमेरिका जाने से पहले ईरान के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नष्ट कर सकता है। तो दूसरी ओर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि वाशिंगटन तेहरान के संपर्क में है और सुझाव दिया कि संघर्ष का समाधान निकट है। मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ईरान में अपने ऑपरेशन बहुत जल्द खत्म कर देगी। उन्होंने इसके लिए 2 से 3 हफ्ते का समय बताया है। इस दौरान ईरान के अधिकारियों के साथ बातचीत जारी रहेगी और साथ ही हवाई हमले भी नहीं रुकेंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध अगले 2 से 3 हफ्तों में खत्म हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका अपना लक्ष्य हासिल कर चुका है और ऑपरेशन लास्ट स्टेज में है। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का मकसद ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना था। यह अब पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि समझौता होने पर युद्ध पहले भी खत्म हो सकता था। ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखना अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है। अन्य देशों को अपने हितों की सुरक्षा खुद करनी चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका नाटो के साथ अपने संबंधों की समीक्षा करेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिकी ऑपरेशन का खत्म होना ईरान के साथ किसी समझौते पर पहुंचने पर निर्भर नहीं है। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप बुधवार शाम को प्राइम टाइम में देश को संबोधित करेंगे ताकि ईरान युद्ध के बारे में जनता को जानकारी दी जा सके। I don't think so. We have a great system of. Do you notice that over the last 4 or 5 days you haven't seen very many drone hits? Right? We have some unbelievable anti-drone weaponry that's incredible. But you want to have, like, for instance, the ballroom. We have a very powerful very steel roof with other things in it. And you want to have, if you're building a building for security, just like his judge's opinion, you have to have security for the president and his staff. You need heavy, strong ceilings. You need seriously thick, bulletproof, ballistic glass, and we have that. Other buildings don't. Fairly modern buildings don't have that. They have roofs that are weak, and they have regular glass windows. Some other country just stole them out. I know about it. They've checked that out, and they've gotten to the bottom of it. You have a lot of people now that fly these things all over the place, and we're. और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे एलपीजी सिलेंडर को लेकर, जहां कमर्शियल एलपीजी के दाम बढ़े। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में 195.50 रुपए की बढ़ोतरी। घरेलू एलपीजी दरों में नहीं हुआ कोई बदलाव। पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर।
पश्चिम एशिया में गहराते संकट का असर अब भारत में भी दिखने लगा है। सरकारी तेल कंपनियों ने एक बार फिर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी की है। 19 किलो के सिलेंडर की कीमत 195.50 रुपए बढ़ा दी गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने इससे पहले 1 मार्च को 19 किलोग्राम के सिलेंडर पर 114.5 रुपए की वृद्धि की थी। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच सरकारी कंपनियों ने बुधवार को कमर्शियल एलपीजी की कीमत में 195.50 रुपए की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी 19 किलो सिलेंडर पर की गई है। हालांकि सरकारी कंपनियों की ओर से घरेलू सिलेंडरों के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। घरों में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी गैस की दरें पहले के जैसी ही है। हालांकि सरकार की ओर से घरेलू एलपीजी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर के लिए पिछली बार 7 मार्च को 60 रुपए की वृद्धि की गई थी। दिल्ली में यह सिलेंडर अब 913 रुपए में उपलब्ध है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपको बता दें कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें बढ़ चुकी हैं। वहीं आपको बता दें कि सरकारी तेल कंपनियों ने एक बार फिर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी की है। 19 किलो के सिलेंडर की कीमत 195.50 रुपए बढ़ा दी गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने इससे पहले 1 मार्च को 19 किलोग्राम के सिलेंडर पर 114.5 रुपए की वृद्धि की थी। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच सरकारी कंपनियों ने बुधवार को कमर्शियल एलपीजी की कीमत में 195.50 रुपए की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी 19 किलो सिलेंडर पर की गई है। हालांकि सरकारी कंपनियों की ओर से घरेलू सिलेंडरों के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। घरों में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी गैस की दरें पहले की जैसी ही रहेंगी। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। 8 भारतीयों की जान चली गई। कुवैत से आई दर्द भरी खबर। पश्चिम एशिया में संघर्ष में 8 भारतीयों की जान गई। विमान से कोच्चि लाए गए 20 भारतीयों के शव। आपको बता दें कुवैत में विभिन्न कारणों से जान गंवाने वाले 20 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण देरी से कोच्चि पहुंचे। इनमें से एक भारतीय की मौत ड्रोन हमले में हुई। कुवैत में हाल ही में अलग अलग कारणों से जान गंवाने वाले 20 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर केरल के कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से इन शवों को पहुंचाने में देरी हुई। खाड़ी क्षेत्र में चल रहे संघर्ष का दूसरा महीना शुरू होने के साथ ही पश्चिम एशिया में कुल 8 भारतीय नागरिक की जान चली गई है। विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एक व्यक्ति अभी भी लापता है। अधिकारी ने आगे बताया कि कुवैत में भारतीय मिशन स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि कुवैत में हुए एक हमले में जान गंवाने वाले एक भारतीय नागरिक के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत वापस लाया जा सके। संयुक्त सचिव खाड़ी असीम महाजन ने सोमवार को दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग के दौरान ये टिप्पणियां की हैं। कुवैत की बिजली, पानी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि शाम को हुए ईरानी हमलों के बाद एक भारतीय कर्मचारी की मौत हो गई और एक प्रमुख बिजली तथा जल विलवणीकरण संयंत्र की एक सर्विस बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा है। तो आपको बता दें अधिकारियों ने बताया है कि कुवैत में भारतीय मिशन स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि कुवैत में हुए एक हमले में जान गंवाने वाले एक भारतीय नागरिक के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत को वापस लौटाया जा सके। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। विकसित उत्तर प्रदेश पर बैठक। सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक। 2047 विजन डॉक्यूमेंट पर बोले योगी। जिला विजन 2047 तैयार कर बनाए योजनाएं, बोले सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकसित उत्तर प्रदेश @2047 दस्तावेज केवल विजन नहीं बल्कि प्रदेश आर्थिक, सामाजिक और संरचनात्मक बदलाव का रोड मैप है। इसमें जनता के सुझावों, विशेषज्ञों, उद्योग संगठनों तथा अन्य हितधारकों के विचारों का विश्लेषण करते हुए शामिल किया जाए, जिसके आधार पर सेक्टरवार, अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक कार्य योजना बनाई जाए। सेक्टरवार मिशन वर्ष 2030, 2036 और 2047 के लक्ष्यों तथा क्रियान्वयन को कार्य योजनाओं में बांटा जाए। उन्होंने राज्य स्तर पर तैयार विजन को जिला, शहर और पंचायत स्तर तक प्रभावी बनाते हुए लागू करने के निर्देश दिए और कहा कि जिला विजन 2047 तैयार कर स्थानीय आवश्यकताओं और संस्थानों के अनुसार योजनाएं बनाई जाए।
मंगलवार को विकसित यूपी विजन डॉक्यूमेंट कार्य योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक राज्य को विकसित बनाने के लिए डॉक्यूमेंट व्यवहारिक, परिणामोन्मुख और समयबद्ध होना चाहिए। विभाग त्रैमासिक व वार्षिक लक्ष्यों के अनुरूप विभागवार और अंतर क्षेत्रीय कार्य योजना तैयार करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तर प्रदेश का पूरा ढांचा 3 स्तंभों अर्थशक्ति, जनशक्ति और जीवन शक्ति पर आधारित है। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, जिस तरीके से बैठक हुई है, बैठक में 2047 विजन डॉक्यूमेंट पर सीएम योगी ने कई बड़े ऐलान किए हैं। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो विजन है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का उत्तर प्रदेश को, उसकी कार्य योजना को लेकर उन्होंने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं और ये कहा है कि ठोस फ्रेमवर्क के साथ अगर हम जमीन पर इसको उतारते हैं तो कोई शक नहीं है कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का लक्ष्य भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दे दिया है और जो ये विकसित यूपी 2047 का लक्ष्य है उसके लिए 98 लाख से अधिक सुझाव, ऐसा सरकार का कहना है कि 98 लाख से अधिक सुझाव से मिले हैं और जब इन जो ये जो सुझाव है उसको लेकर एक सेक्टरवार विकसित कार्य योजना जारी की जाएगी और $6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश को 2047 तक। इसे हासिल करने के लिए जो भी काम होगा, जिस तरह से फ्रेमवर्क उसका बनाना होगा, उसे बनाया जाएगा और जो विजन डॉक्यूमेंट है वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, समय से ये जो काम है वो उसको अंजाम दिया जाए। इन सब कुछ चीजों को लेकर स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो संबंधित विभाग है, जो संबंधित अधिकारी हैं, उन्हें दिशा निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ ये भी कहा है कि हर विभाग ये तय करे कि उसकी क्या स्पष्ट जिम्मेदारी है और जो उसके वार्षिक सालाना लक्ष्य है, त्रैमासिक हर तीसरे माह के क्या लक्ष्य हैं, तमाम जो उसके लक्ष्य हो उसे किस तरह हासिल करना है, इन सब पर फोकस किया जाए ताकि उत्तर प्रदेश को 2047 तक न सिर्फ विकसित बनाया जा सके बल्कि $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनाया जा सके। ठीक है आनंद, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, विकसित उत्तर प्रदेश पर सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की जिस पर जिला विजन 2047 तैयार कर योजना बनाए, इन पर सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां धार भोजशाला विवाद मामला, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। मध्य प्रदेश के धार भोजशाला विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 16 मार्च के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने 16 मार्च के आदेश में जजों ने विवादित जगह का खुद निरीक्षण के फैसले लेते हुए 2 अप्रैल से नियमित सुनवाई की बात कही है। मुस्लिम पक्ष का यह भी कहना है कि उन्हें एएसआई की रिपोर्ट पर अपने ऑब्जेक्शन दाखिल करने का पर्याप्त मौका नहीं मिला है। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश के धार भोजशाला विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए जरा। मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। मुस्लिम पक्ष आया हुआ था 2003 का जो आदेश था उसके खिलाफ। उसका सुप्रीम कोर्ट ने दावा करते हुए कहा कि इस मामले पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई एसआई की तरफ से, उस रिपोर्ट को वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट दोनों पक्षों को की मौजूदगी में कोर्ट में खोलेगा और उसकी प्रतियां दोनों पक्षों को देगा। इसके बाद दोनों पक्ष उस पर अपने ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे और इस पे जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है वो सुनवाई करेगा। जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा था तो 16 मार्च को एक आदेश जारी किया जिसमें कहा कि जो मामले की सुनवाई कर रहे दोनों जज हैं वो इसका इंस्पेक्शन करेंगे और इसके बाद इस मामले की 2 अप्रैल से नियमित सुनवाई की जाएगी। अब मुस्लिम पक्ष का जो ये कहना सुप्रीम कोर्ट आई है अपील दाखिल करते हुए कि जो उन्होंने 11 मार्च को एक एप्लीकेशन दाखिल की थी और जो वीडियोग्राफी और कुछ चीजें थी वो मांगी गई थी, वो ऑब्जेक्शन किया गया था लेकिन उनको वो चीजें नहीं मिली। बावजूद इसके जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है उसने इस मामले पर कोई आदेश पारित नहीं किया, न तो उन्हें प्रतियां ही दी है, यानी कि उनका जो ऑब्जेक्शन था वो पूरी तरीके से नहीं सुनाया गया और हाई कोर्ट इस पर नियमित सुनवाई कर रहा है। ऐसे में
पहले जो उनके ऑब्जेक्शन है उस पर सुनवाई हो, उसके बाद ही इस मामले पर आगे की सुनवाई की जाए, क्योंकि अगर ऑब्जेक्शन और मेंटेनेबिलिटी ही तय हो जाएगी तो इस मैटर की इस मामले की सुनवाई की जरूरत पड़ेगी नहीं। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट आए, क्योंकि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का निपटारा कर दिया, अब दोबारा मुस्लिम पक्ष का ऑब्जेक्शन को और मेंटेनेबिलिटी को लेकर जो सवाल उठाया गया उसको पर सुनवाई कायदे से नहीं हो पाने की वजह से मुस्लिम पक्ष एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट आया है और सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी दलीलें रखेगा। उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होता है तो हाई कोर्ट से जरूर इस बारे में कहेगा कि इस बारे में उनके ऑब्जेक्शंस को क्लियर किया जाए। अब हालांकि जो दलीलें रखी जाएंगी उधर से जो एएसआई और जो हाई कोर्ट की तरफ से जो आदेश जारी किए हैं उनकी प्रतियों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट को तय करना पड़ेगा कि क्या इसमें ऑब्जेक्शंस जो उनके थे उनको फिर से सुना जाना चाहिए या फिर क्या। ठीक है विवेक, ठीक है, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है महाराष्ट्र से, जहां ढोंगी बाबा का बेटा गिरफ्तार। ढोंगी बाबा अशोक खरात का बेटा गिरफ्तार। करोड़ों रुपए की जमीन का फर्जीवाड़ा मामले में गिरफ्तार। सैकड़ों महिलाओं से रेप करने के आरोपी और ढोंगी बाबा अशोक खरात की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। महाराष्ट्र के नासिक के ढोंगी बाबा और रेपिस्ट अशोक खरात के बेटे हर्षवर्धन खरात को नासिक पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पत्नी कल्पना खरात नासिक से फरार हो गई है। शिरडी के किसान से करोड़ों रुपए की जमीन को फर्जीवाड़ा कर अशोक खरात और उसकी पत्नी बेटे ने अपने नाम करा ली थी। इसके खिलाफ नासिक पुलिस और शिरडी में एफआईआर दर्ज हुआ है। पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज कर अशोक खरात की पत्नी कल्पना खरात और बेटे हर्षवर्धन खरात को गिरफ्तार करने पहुंची, लेकिन पत्नी घर से फरार हो चुकी थी और बेटे हर्षवर्धन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ सर्वजीत सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सर्वजीत, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए जरा ढोंगी बाबा का। जिस तरह से ढोंगी बाबा पे लगातार एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि आज उनकी जो पुलिस कस्टडी है वो खत्म हो रही थी, जिसके पहले देर रात एसआईटी की जो टीम है वो नासिक के उनके बंगले पर पहुंची थी। गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा गया था, कई डिजिटल एविडेंसेस मिले थे उसके बिहेव पे। घर पे जब छापा मारा गया तो उसके जो खराब के जो बेटे हैं उन्होंने पुलिस को अंदर आने से मना किया, लेकिन पुलिस दीवार फान कर अंदर गई थी। तब तक उसकी जो वाइफ है वो फरार हो चुकी थी। बेटे को हिरासत में लिया था, देर रात उससे पूछताछ की गई है। आज जब वापस जो अशोक खरात की जो कस्टडी है वो खत्म हो रही है, तो आज दोपहर में जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो इसमें देखना है कि पुलिस और भी रिमांड मांग सकती है और क्या नाम सामने आते हैं और जो एविडेंसेस मिले हैं उसके बिहेव में पुलिस पूरे मामले की एसआईटी जांच कर रही है। हालांकि अब तक अशोक खरात पर 8 बलात्कार के मामले हैं और 2 फिरौती के मामले दर्ज हैं। हालांकि और भी जो मामले हैं इस पर पूरी तरह जांच की जा रही है और कितने महिलाओं के साथ शोषण किया गया था, जो सीसीटीवी वायरल हुआ था और सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर फिरौती मांगी जा रही थी। ऐसे कई दस्तावेज हैं जिसमें पॉलिटिकल लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि इस मामले में पूरे एसआईटी जो पूरी जांच कर रही है। अब देखना है कि जब आगे जब और कस्टडी मिलती है तो क्या नाम सामने आते हैं और पुलिस और किससे संबंध करती है। अशोक बाबा जो खरात जो है फर्जी बाबा है, जिस तरह से उनकी पूरी तरह से जांच की जा रही है और भी कई एंगल्स हैं जो उसमें जांच की जा रही है। हालांकि उनकी प्रॉपर्टी से लेकर जो सीसीटीवी एविडेंसेस के बिहेव में पूरी तरह से एसआईटी टीम जांच कर रही है। जी ठीक है सर्वजीत, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि नासिक के ढोंगी बाबा और रेपिस्ट अशोक खरात के बेटे हर्षवर्धन खरात को नासिक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उनकी पत्नी कल्पना खरात नासिक से अभी भी फरार है। और अगली खबर का रुख करेंगे जहां बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्थित शीतला माता मंदिर में पूजा के दौरान भगदड़ मच गई। इस दुखद घटना में 9 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। नालंदा जिले में सुबह शीतला अष्टमी के अवसर पर शीतला माता मंदिर में भीषण भगदड़ मच गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 8 महिलाएं शामिल हैं जिनकी भीड़ में दबने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक पुरुष ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। बाकी घायलों को इलाज के लिए मॉडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मंदिर और मेला को बंद कर दिया तथा स्थिति को नियंत्रण में लाने के प्रयास जारी हैं। इस हादसे को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की ओर मृतकों के परिजनों के लिए कुल 8 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं घायलों के लिए केंद्र सरकार ने 50,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की है, जबकि राज्य सरकार ने घायलों का पूरा इलाज कराने की घोषणा की है। घटना उस समय हुई जब चैत्र माह के आखिरी मंगलवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे। मौके पर मेला भी लगा हुआ था, जिससे
जिससे भीड़ और भी बढ़ गई। प्रत्यदर्शियों के अनुसार भीड़ को नियंत्रित करने के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। दर्शन की जल्दी में धक्का मुक्की शुरू हो गई और अफरा तफरी के बीच कई लोग भीड़ में दब गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शीतला मंदिर हादसे पर शोक जताया और मृतकों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। मृतकों को राज्य आपदा प्रबंधन विभाग से 4 लाख रुपए और मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। देखिए, घटना तो बहुत दुखद है। माता रानी के दरबार में लोग पूजा के लिए जाते हैं, आशीर्वाद के लिए जाते हैं और वहाँ पर इस तरह के हादसा हुए हैं, बहुत दुखद है। सब लोग मर्माहत है और अब तो इस घटना की जांच होगी, तब पता चलेगा कि असलियत क्या बात है, किन कारणों से ये घटना हुई है। और जिन लोगों की जान गई है, जिन परिवारों के सामने ये बड़ा मुसीबत आया है, इस संकट की घड़ी में धैर्य रखने के लिए ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ और उन परिवारों को भी से अपील करता हूँ कि संकट की घड़ी में धैर्य रखें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।